अस्सलाम वालेकुम साथियों, IRC के इस पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें खौफ भी देती है, उसका होना भी कई बार जहमत बन जाता है, और उसका ना होना तो एक जहमत है ही, और वो है पानी। बहुत ज़्यादा बरसे तो मुसीबत, ना बरसे तो मुसीबत, और इसी को क्लाइमेट चेंज से जुड़े डिज़ास्टर्स का नाम दिया जाता है। बात यह है कि IRC जैसे इदारे इस सूरत हाल में करते क्या हैं, यानी कि वॉश के सेक्टर में, वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि पानी के मसाइल तो होते ही हैं, उसके बाद हेल्थ और हाइजीन के बहुत से मसाइल होते हैं, सैनिटेशन के बहुत से मसाइल होते हैं, और इससे सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग अफराद, ख़वातीन, यंग बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। आज इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए हमेशा की तरह शबनम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, जो IRC की कंट्री हेड हैं। पाकिस्तान में IRC की पूरी तकरीबन 2000 की वर्कफोर्स को लीड करती हैं, 1900 टू बी प्रिसाइज को लीड करती हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, और आपको मालूम ही है कि हर पॉडकास्ट में शबनम हमारी मुलाकात भी किसी न किसी से करवाती हैं, तो आज ये अपने जिस साथी को लेके आई हैं उनका नाम है अनवर शेख, और ये टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है एनवायरमेंटल हेल्थ IRC। अस्सलाम वालेकुम अनवर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, तो अनवर से तो कुछ हम ग्राउंड की कहानियाँ सुनेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सी कहानियाँ हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। पानी होने और ना होने दोनों कहानियों में आप काम करते हैं और सैनिटेशन से जुड़े मसाइल को हल करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बात का आगाज़ एक बार फिर शबनम से ही करते हैं। शबनम, हमें थोड़ा सा ये बताइए, जनरल एक ओवरव्यू दीजिए कि वॉश सेक्टर में क्लाइमेट चेंज से जुड़े मसाइल को ज़हन में रखते हुए IRC की क्या इंटरवेंशंस होती हैं पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ? थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सिर्फ ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ना, कि हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो मोस्ट वल्नरेबल हैं। सो वाटर एंड सैनिटेशन इज़ वन ऑफ दोज सेक्टर्स, कि वो सेक्टर है जिस पे बहुत ज़्यादा और इंटेंस इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर ज़ाहिर है ये सेक्टर बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आपकी हेल्थ से, आपकी हाइजीन से, आपकी ओवरऑल वेलबींग से। सो देयर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो नंबर वन, दिस इज़ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर। नंबर टू, जब हम वाश की बात करते हैं तो हमारी जो अप्रोच होती है वो होलिस्टिक होती है। हम वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, बिहेवियर चेंज, इन चारों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। और उसमें हम कम्युनिटी लेवल पे जो इंटरवेंशंस हैं वो करते हैं, एंड देन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एट कम्युनिटी लेवल, जिसमें उनकी वाटर रिलेटेड स्कीम्स हो गई, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बेसिक जो हेल्थ यूनिट्स होते हैं, बेसिक एजुकेशन का जो सिस्टम है, वहाँ पे वाटर सैनिटेशन की क्या सिचुएशन है। एक तो उसको प्रोटेक्ट करने में, या अगर किसी क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स की वजह से वो तबाह हो गए तो उनके रिहेबिलिटेशन में। लेकिन जब हम रिहेबिलिटेशन में जाते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसको वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि बिल्ड बैक बेटर, कि वो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, ऐसा ना हो कि दोबारा डिज़ास्टर आने से फिर उसके वही हालात हो जाएं। कहते हैं ना कि डिज़ास्टर एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जब दोबारा बना ही रहे हैं चीज़ तो वो ऐसी हो कि वो आने वाले डिज़ास्टर को विथस्टैंड कर सके। क्योंकि अब हमें ये तो पता चल ही गया है कि ये जो एरिया है, ये जो सेक्टर है, वो डिज़ास्टर रिस्क के हवाले से बहुत वल्नरेबल है। तो फिर हम क्लाइमेट रिजिलियंस के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए इसको बनाते हैं। और साथ साथ और फिर ये भी होता है कि देखें, जो शुरू में आपने बात की थी कि पानी कम हो तो भी मसला है और ज़्यादा हो तो भी मसला है, तो दोनों सिचुएशंस में आपकी वाश इंटरवेंशंस डिफरेंट होती हैं। जब आप ड्राउट को रिस्पांस कर रहे होते हैं तो उस वक्त वाटर सैनिटेशन, हेल्थ एंड हाइजीन की आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी जो टूल्स एंड टेक्निक्स और आपकी इंगेजमेंट डिफरेंट होती है। फ्लड्स की सिचुएशन में आपकी डिफरेंट होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब अर्थक्वेक्स या इस तरह की चीज़ आ जाती हैं तो भी आपके सारे पूरा आपका वाश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। एंड दैट इज़ अ बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल। आपके पास वाटर सैनिटेशन नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव। तो उसमें फिर डिफरेंट होता है कि वेदर यू आर प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू वाटर टैंकर्स या आपकी क्या स्ट्रैटेजी हैं। तो हमारे पास फिर हर तरह के डिज़ास्टर्स के हवाले से
यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। जब आपने कोविड का देखा था डिज़ास्टर, इट वाज ए यूनिक डिज़ास्टर, उसमें फिर वाश की क्या इंटरवेंशन होनी चाहिए जब पेंडेमिक या इस तरह की सूरत हाल हो जाए। तो अनवर जो हमारे टेक्निकल लीड हैं, ही विल टॉक मोर अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर व्हेन इट कम्स टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जी अनवर, अब ज़रा बताइए थोड़ा सा, अब हम इस शबनम के ओवरव्यू के बाद ज़रा डिटेल में जाते हैं कि IRC कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि वो जो डिज़ास्टर आया है वो तो एक अलग है ही है, रेस्क्यू तो करना ही है, जाने तो बचानी है, लेकिन वॉश का इशू ऐसे ही तो उसी शाम का मसला है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा पहले ये कर लेते हैं और वॉश इंटरवेंशंस को एक हफ्ते बाद शुरू करेंगे, ये भी उसी तरह हाथ के हाथ साथ शुरू होनी होती है। तो इस पर ज़रा हमें बताइए। बहुत शुक्रिया मैडम शबनम और तौसीक साहब। बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी ये है कि कभी अगर डिज़ास्टर हिट हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, तो हमारे मुख्तलिफ उसमें इंडिकेटर्स हैं। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पानी सबसे पहला है, उसमें हमारी पहली तरजीह ये है कि हम बॉटल वाटर पे जाएं, क्योंकि उस वक्त कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी दर्जे पे आता है वाटर टैंकरिंग, वहाँ पे पहले सिस्टम इस्टेब्लिश कर देते हैं वाटर टैंक्स की सूरत में, वहाँ से वाटर टैंकरिंग। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम रिपेयर और रिस्टोरेशन पे आते हैं। अगर हैंड पंप है तो उसका रिपेयर रिहेबिलिटेशन, अगर वहाँ पे कोई ट्यूबवेल सिस्टम है तो उसका रिपेयर, बेसिक रिपेयर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इज़ जस्ट इन द आफ्टरमेट ऑफ डिज़ास्टर है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम हर एक ऑप्शंस को देखते हैं, जो ऑप्शन वहाँ पे फिजिबल होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम सिंध की मिसाल दें पिछले साल वाली, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द वाटर बॉटलिंग एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम देन वी ग्रेजुअली मूव टू वाटर टैंकरिंग, फिर रिपेयर ऑफ हैंड पम्प्स, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक हेल्थ के सिस्टम्स, और बाकी अगर सोलर पम्प्स अवेलेबल हैं या प्रेशर पम्प्स अवेलेबल हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव ऑन विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी है जिसमें हमें काम करना है। उसका दूसरा जो रुख है वो है ड्राउट की सूरत में। अब ड्राउट चूँकि इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग, और वो है पानी का ना होना या इंतहाई कम होना। तो वो भी एक मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम उसको देखते हैं, तो उसमें ये है कि हम उन एरियाज़ को पहले टारगेट करते हैं जहाँ पे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि रेन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके साथ आपकी लाइफ स्टॉक जो है वो मूव हो रही है, वहाँ से लोग आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। और दूसरी जो वहाँ पे मिट्टी अवेलेबल है, जो सॉइल है एग्रीकल्चर, वहाँ पे उसकी ह्यूमिडिटी का फैक्टर क्या है कि नमी कितनी अवेलेबल है वहाँ पे, कि क्या ये काश्त के काबिल है या नहीं है। तो कुछ साइंटिफिक इंडिकेटर्स हैं, कुछ लेमैन इंडिकेटर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें उस ड्राउट को रिस्पॉन्ड करना होता है। अब चूँकि वहाँ पे तो पानी की मैनेजमेंट ही मुश्किल है, तो हमें फिर ये देखना होता है कि जहाँ जहाँ पे बारिश का इम्कान हो तो उसको स्टोर किया जाए, मैक्सिमम स्टोरेज पे लेके जाया जाए। पिछले साल हमने एक रिस्पांस किया चोलिस्तान में, उसमें हमने स्टोरेज कैसे करते हैं? उसी पे मैं तालाब बनते हैं चोलिस्तान के रिस्पांस में हमने ये किया कि जितनी वहाँ पे डिप्रेशन में जगह थी, जो लोअर ग्राउंड्स पे थी, उन सारों को पहले बनाया पोंड्स के शक्ल में, और फिर उसको रास्ते दिए कि जब भी बारिश होगी, चूँकि आसपास के सराउंडिंग एरिया से बारिश इकमुलेट होकर डिप्रेशन में आएगी, और उसी को फिर पक्का कराया और आसपास जो है उसको फेंसिंग की, ताकि कोई जानवर या बच्चे वगैरह वहाँ पे ना गिर सकें। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी थी कि जितना पानी बारिश से हो, चाहे साल में एक दफ़ा बारिश हो या 2 दफ़ा हो, लेकिन वो इकमुलेट हो, ताकि लोग माइग्रेशन पे मजबूर ना हो, और वो ये पानी कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल कर ले अनटिल द नेक्स्ट रेनफॉल। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी जो हमने चोलिस्तान में। अनवर, आपके और आपके साथियों के पास बड़ी मज़ेदार कहानियाँ भी होंगी, है ना, कम्युनिटीज़ की, इंडिविजुअल्स की। तो वो जब इस तरह की फैसिलिटी से, इस तरह के इंटरवेंशन से इस्तेफादा करते हैं, तो इमोशनली भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती होगी एज फ्रंटलाइन वर्कर्स इन डेवलपमेंट। ये 2 हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो मुझे केस स्टडीज़ याद हैं, मैं उसको नरेट करने की कोशिश करूँगा। एक हमारे पास एक एरिया था पेशावर में, हम एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डीफेड का, जो ऑस्ट्रेलियन एड है इन शॉर्ट, और उस प्रोग्राम में हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक तो
एक्सेस टू वाटर को इम्प्रूव किया जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सेस टू सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए, और तीसरा ये है कि हाइजीन और बिहेवियर चेंज पे काम किया जाए। अगर मैं सिर्फ सैनिटेशन वाले एस्पेक्ट को ले लूँ, पहले वाटर को ले लेते हैं। बुनेर में हुआ ये कि हमने एक जगह पे इंटरवेंशन की, उस इंटरवेंशन का उन लोगों पे ऐसे असर हुआ कि एक तो वो ओरिएंट हो गए, सेंसिटाइज हो गए, उनको पानी की अहमियत पता चली और उनके साथ जुड़े हुए जितने मसाइल हैं उनका पता चला। वहाँ पे एक घर में एक खातून ने हमें बताया कि उसने अपने गोल्ड को बेच के एक हैंड पंप लगाया कम्युनिटी के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ लाइक द एस्टोनिशिंग स्टोरी फॉर अस एज वेल। और उसके लिए उसको इस अहमियत बिहेवियर चेंज, यू सी दिस इज अ बिहेवियर उसने कहा ये सोना नहीं, मुझे पानी चाहिए अपने बच्चों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये, और उसने अपने घर वालों को कन्विंस किया कि ये हमारे लिए गोल्ड से ज़्यादा पानी अहम है, क्योंकि हमारे बच्चे हर वक्त बीमार रहते हैं और वजह सिर्फ पानी है। तो अगर हम पानी के एक अच्छे सोर्स को डेवलप करेंगे तो ये हमारे आने वाले नस्लों को इस तबाही से बचा लें। कितनी विजनरी अप्रोच ना उस खातून की। अच्छा, और कहानियाँ भी अनवर हमारे साथ हैं, इनसे सुनेंगे। मुझे ये बताएं कि जब हम वॉश की बात करते हैं तो ये अब खास कोई भी डिज़ास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटी बनाने के लिए, शबनम ऑफ कोर्स आप मुझसे एग्री करेंगी कि सरकार का हाथ पकड़ के इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड, सिनर्जीज डेवलप आपको करनी पड़ती हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है? जो दूसरे सेक्टर्स की स्ट्रेटजी है, या वॉश के अंदर सरकार के साथ काम करने की कोई ख़ास स्ट्रेटजी होती है? क्योंकि इसमें अब शुबा हेल्थ का भी आ जाता है, इसमें क्लाइमेट चेंज है, सो हाउ डज़ इट वर्क? बेसिकली इसमें स्ट्रैटेजी तो तकरीबन वही होती है जो हम बाकी उसमें सेक्टर्स में भी करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मल्टी होता है ना कि सेक्टोरल है वाश का इंटरवेंशन हमारा, इन ए वे कि अगर हम वाश से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं तो अगर तो वो एजुकेशन में कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए कर रहे हैं तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोऑपरेशन होता है। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ में कर रहे हैं तो उनके साथ हो रहा है। अगर कोई हैंड पम्प्स हैं या कोई कम्युनिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पब्लिक हेल्थ जो इंजीनियरिंग है उनके साथ होता है, और कभी कभी इन सब के साथ भी होता है। प्लस में कुछ पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस हैं, जैसे अभी KPK में हमने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के साथ मिलके बिहेवियर चेंज स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने उनके साथ मिलके डेवलप की है, एंड दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल एट द मोमेंट, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम एवर। उसके साथ साथ फिर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल्स होते हैं, जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उनके साथ भी हमारी पार्टनरशिप होती है टू इम्प्रूव द एक्सेस। तो ये मल्टीपल लेवल पे हमारी पार्टनरशिप चलती हैं, और उसके साथ साथ फिर हम कम्युनिटी लेवल पे भी जो कमेटीज़ बनाते हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी रिहेबिलिटेशन की है तो उसकी आगे मेंटेनेंस उन्होंने कैसे करनी है, वो किसी पर रिलायंट ना हो। कोई हैंड पम्प है, कोई वाटर स्कीम है, तो उसको वो मेंटेन कैसे कर सकें। अभी 2022 के फ्लड में डेरा इस्माइल खान में कुछ गाँव ऐसे थे जिनका 100% वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था आफ्टर द फ्लड। हमने इसको रिस्टोर किया है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अराउंड 300,000 पीपल। तो वो ज़ाहिर गवर्नमेंट की ही स्कीम थी, तो उनके साथ ही हमने पार्टनरशिप में उसको रिहेबिलिटेट किया है। अब इट इज़ नाउ फुली फंक्शनल एंड पीपल जो हाउस होल्ड लेवल पे भी और जो छोटी मोटी मार्केट्स हैं आसपास, दे आर आल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। अच्छा, कैसे आपने अनवर, आपका IRC से पहले भी बहुत ही वसी तजुर्बा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर इस सारे शोबे में काम करने का। आप छोटे छोटे गांव देहात से लेके वो ऊपर पहाड़ों से लेके तो बलूचिस्तान के साहिलों तक आपने काम किया है, और IRC के अंदर भी कम्युनिटीज़ को देखा। कैसे ये वाली स्ट्रैटेजी जो IRC की, कोई यूनिक स्ट्रैटेजी मुझे आप बताएं जो आपके ख्याल में दिस वाज अ यूनिक थिंग जो आपने IRC के प्लेटफॉर्म के ऊपर इम्प्लीमेंट की? बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा। एक जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो जिस तरह मैडम ने बताई है कि हमें एक 3 prong अप्रोच पे काम करना है। कम्युनिटी लेवल एक लेवल, दूसरा लेवल हमारा हेल्थ पे, और तीसरा लेवल जो है वो एजुकेशन पे। 3 ये हो गए। उसके बाद पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस हैं, और एक एडिशनल हमने एक और चीज़ की है जो यूनिक है फ्रॉम ऑल अदर पार्टनर्स, इज़ अ ट्रांसजेंडर। तो हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पहली दफ़ा IRC के प्लेटफॉर्म से अप्रोच किया, और उनको भी वॉश के सिस्टम्स के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, हाइजीन प्रमोशन, बिहेवियर चेंज के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई।
अब उसका ये हमें फ़ायदा हुआ कि कहाँ पे, किसी खास इलाके में? ये पेशावर, स्वात और बुनेर तीनों एरिया। पेशावर, स्वात और बुनेर में। अच्छा, उनको आपने कैसे इन्वॉल्व किया? अच्छा, हुआ ये कि चूँकि जेडाई हमारा एक अप्रोच है IRC का, जिसको हम कहते हैं जेंडर इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब चूँकि डाइवर्सिटी को हमने इंश्योर करना है और इंक्लूजन को भी इंश्योर करना है, जेंडर तो पहले से ऑलरेडी यानी इट्स ऑलरेडी इंश्योर्ड, तो अब अगर इन दो एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे तो इंक्लूसिव का मतलब है कि हमें हर तरह की कम्युनिटीज़ को इंगेज करना है। तो ट्रांसजेंडर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, दो कि वो आइसोलेटेड हैं, स्टिग्मेटाइज्ड हैं, वनरेबल हैं और एक अलग से प्लेस में रहते हैं, अपने बबल में रहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमें फिर भी उसको अप्रोच करना है ओवरऑल इन द इंक्लूसिव अप्रोच। दूसरा जो उसमें डाइवर्सिटी है, चूँकि हमारे प्रोग्राम्स कम्युनिटी के साथ चल रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रोग्राम को डाइवर्सिफाई कर रहा है मज़ीद। और ये वो चीज़ है जो मिसिंग है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में या बाकी ओवरऑल। अगर मैं वॉच सेक्टर की बात करूँ तो ये एक हमें एक एडिशनल एडवांटेज है कि हमने ट्रांसजेंडर को भी इंगेज किया, पॉलिसी लेवल पे भी हमने काम किया, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम किया और कम्युनिटीज़ के साथ भी काम किया। तो ये वो चीज़ है। और इंगेज हमने कैसे किया? इंगेज कैसे किया? कि इंगेजमेंट हमारी उनके साथ स्टार्ट वहाँ से हुआ जब हमें ये डीफेट वाला प्रोजेक्ट मिला। तो इसमें भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का, और द सेम एजेंडा वाज आल्सो विद इन द IRC। तो हमने ये सोचा कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी एडिशन से हमें काफ़ी ज़्यादा एक नई दुनिया जो है खुल जाएगी। तो जब टीम ने असेस किया ओवरऑल ग्राउंड पे, तो चूँकि इतनिक माइनॉरिटीज़ अपनी जगह पे एक यूनिक बेनिफिट है उनका, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का अपना एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर है दिस वाज अनटैप्ड पोटेंशियल यू कैन से। तो उनके साथ आप लोग करते हैं, वो ट्रेन करते हैं? एग्जैक्टली। अब मैं उसी पे आता हूं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में यूज़ करते हैं, कैसे? तो जब हम उस पे पहुंचे कि हमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करना है इन आवर इंक्लूसिव और डाइवर्स अप्रोच, तो फिर हमने उनके साथ इंगेजमेंट स्टार्ट की। एट द बिगिनिंग इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ट्रांसजेंडर के साथ डील करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि वो उनको आहिस्ता आहिस्ता तरीके से समझाए बुझाए, फिर उसके बाद इंगेज करे, एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड करे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके मसाइल उजागर करे। अब चूँकि हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ IRC में लिमिटेड थी, उसके लिए हमने एक तरीक़ाकार ये बनाया कि पहले हमने अपने माहौल को देखा कि क्या हमारा IRC का माहौल इंक्लूसिव है, क्या हमारा माहौल डाइवर्स है। तो जब हम इस एक स्टडी पे हमने जब काम किया तो पता ये चला कि हमें सबसे पहले अपने स्टाफ के रवैयों को ठीक करना होगा ट्रांसजेंडर को डील करने के लिए। उसके बाद जब ये एक हमने पूरा प्रोसेस चलाया, उसमें ट्रेनिंग स्टाफ की, मैनेजमेंट की, ड्राइवर्स की, सपोर्ट स्टाफ जितना भी है सारों की ट्रेनिंग्स कराई। उसके बाद हमने फैसला किया कि एक ट्रांसजेंडर को अब अनबोर्ड भी करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यानी जो पूरा एशिया रीजन है और ग्लोबली हमने एक ट्रांसजेंडर को अनबोर्ड किया। जब उसको अनबोर्ड किया, वो एक ब्रिज बन सके। वी हायर्ड देम हर एज आवर स्टाफ एंड उसकी ट्रेनिंग की। और उसके लिए फिर ज़ाहिर वंस यू आर हायरिंग ए ट्रांसजेंडर, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल होता है ना कि माहौल है, उसको उस तरीके से आपने करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि वो आके ज़्यादा वल्नरेबल हो जाए। तो हमने पूरी तैयारी की, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर उस स्टाफ के ज़रिए देन वी इंगेज द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये वो प्रोसीजर है जिसमें उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ क्या उनकी कोई ट्रेनिंग्स कराई वॉश के ऊपर या कैसे? हाँ, उसमें अगर मैं उसमें मज़ीद ऐड करूँ तो उनको हमने 3 एरियाज़ में इंगेज किया। सबसे पहला ये कि वो पानी कहाँ से पी रहे, ठीक है। दूसरा, सैनिटेशन की क्या उनके मामलात हैं, हाइजीन बिहेवियर्स के क्या इश्यूज़ हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ट्रांसजेंडर्स को इश्यूज़ क्या है सोसाइटी में, स्टिग्मा है और आइसोलेशन है। उसको भी हमने ये किया कि उसका तरीक़ाकार निकाला। वाटर में जितने हम सर्विसेज दे सकते थे, जिस तरह यानी हम एक प्रेशर पंप उनके लिए बना दिया, कोई सोलर सिस्टम बना दिया, किसी पब्लिक हेल्थ की ट्यूबवेल से उनके साथ टच किया ताकि वो उसके रेगुलर पानी ले सकें। सैनिटेशन में हमने ये किया, चूँकि उनकी अपनी ड्विलिंग्स हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, तो उनके सैनिटेशन सिस्टम को पहले देखा कि मसाइल क्या है और फिर उसको इम्प्रूव किया। वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा ख्याल है कि और उसमें फिर मज़े की बात ये है कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जो इनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, हमने उनको
सेंसिटाइज़ किया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फिर अपने मसाइल उनके पास लेके जाती थी वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, एंड उनके मसाइल हल होते थे। और गवर्नमेंट के लिए भी शायद ये काफ़ी उनके स्टाफ के लिए फ़र्स्ट टाइम था कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली इंगेज हो रहे थे और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दो उसमें और चीज़ें एडिशनल जो सबसे एक मुख्तलिफ चीज़ है वो ये कि हमने उनको, जब आपने ट्रेनिंग की बात की, हमने उनको वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग दी। वोकेशनल स्किल्स में हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उनको हम ऐसी स्किल्स दें कि जो इनका एक ट्रेडिशनल काम है डांसिंग और पार्टीज़, तो इससे ये थोड़ा हट के काम करें। यानी अगर आप कोविड-19 को देखें तो कोविड-19 वाज वन ऑफ द डिज़ास्टर फॉर ट्रांसजेंडर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनको ख़राब किया। और चूँकि लाइवलीहुड वाज ऑलरेडी डिस्टर्ब, इट वाज लिंक टू वेडिंग्स एंड पार्टीज़ एंड इट वाज नो मोर बिकॉज पाबंदी थी उसमें। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन हम उनकी लाइवलीहुड में लेके आए वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ज़रिए। वो क्या थी, उनको स्मॉल इंटरप्राइज डेवलप करके दी। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ स्टडीज़ में ये बताया हमारे जो फोकस ग्रुप डिस्कशंस में और इंटरेक्शन में कि जब हम बाहर जाते हैं सौदा लेने के लिए, शैम्पू लेना है, साबुन लेना है, सर्फ लेना है, तो लोग आवाज़ें कसते हैं, तो उससे हमें तकलीफ़ होती है। तो हमने एक स्मॉल इंटरप्राइजेज हर एक डेरे पे डेवलप की ताकि ये यहाँ से ही ले सकें, अपनी ड्वेलिंग के अंदर exactly, और अपने ही ट्रांसजेंडर भाई से ले सकें या बहन से ले सकें। फिर उसके साथ उन्होंने एक और चीज़ जो रिवील की कि वोकेशनल स्किल्स में हमें ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग चाहिए। फिर हम जब प्रोब किया तो उसने कहा कि हमारा ज़्यादा पैसा मेकअप पे लगता है, तो अगर आप हमें ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग देंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि द मनी दैट इज़ गोइंग आउटसाइड विल रिमेन इनसाइड। तो ये एक दूसरी चीज़ थी जो हमारे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो उस पर हमने ट्रेन किया। तीसरी जो चीज़ थी वो ये कि वो हमेशा एक स्टिग्मा में रहते हैं, इनको एक साइकोसोशल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है हर वक्त। तो हमने इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स की ट्रेनिंग कराई कि ये इंडिपेंडेंटली रह सके, माशरे में भी डील कर सके, लोगों को स्टिग्मा को भी डील कर सके, और जो इनके इनर सेल्फ में एक जंग है उसको भी ये डील कर सके। सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वाजिबा वाजिबा। ये भैया अनवर ज़ेब स्टोरी कितने मज़े से सुना था, मैं तो ऐसे इन्वॉल्व होकर सुना था जैसे बच्चों को कोई दादा बू कहानी सुना रहे होते हैं। अनवर फील्ड में बहुत टाइम गुजारते हैं कम्युनिटीज़ के साथ, इनका हर इंटरवेंशन जो है ना कम्युनिटीज़ के साथ डिस्कशन के बाद स्टार्ट होता है। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा भाई एक स्टोरी कोई और मज़ेदार से। ठीक है, चूँकि हम वाटर सैनिटेशन और हाइजीन ही की बात कर रहे हैं तो सैनिटेशन से एक मज़ेदार आपको मैं एक केस स्टडी सुनाता हूँ। हुआ ये कि हमने जो ये प्रोजेक्ट है जो पेशावर, स्वात और बुनेर में इम्प्लीमेंट हो रहा है 75 गांव में, हमारा एम ये था कि ये सारे गांव जो है वो ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाए और ये सर्टिफाई भी हो जाए। अब तक हमने 73 विलेजेस को सर्टिफाई भी कर लिया गवर्नमेंट से और नोटिफाई भी करवा लिया। तो एक तो ये हमारी एक बड़ी सक्सेस है। किस्सा इसी से रिलेटेड है कि हमने एक गांव में, पेशावर में जालाबेला के नाम से एक गांव है, वहाँ पे हमने जब ये ओपन डिफिकेशन के सेशंस लिए, वहाँ पे एक पूरा प्रोसेस चलाया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने घरों में लेट्रिन्स बनाए, और फिर मज़े की बात यह कि वहाँ पे 5-6 ख़वातीन ने मिल के जाके एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप जाके साइड वाले गांव में उनको इन्फ्लुएंस करता रहा कि हमने सारों ने लेट्रिन्स बनाए हैं, अब आप भी लेट्रिन्स बनाएं, क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे और हमारे बहुत से मसाइल इससे जो रिलेटेड हैं सैनिटेशन से, वो इसी के ज़रिए हल हो सकते हैं और हमारे पास कोई हल नहीं है। एक्सेलेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए जनाब, आज भी शबनम ने एक और थीमेटिक एरिया के ऊपर हमसे बात की है, यानी कि वाटर और सैनिटेशन। वहीं से जहाँ से बात शुरू हुई थी, पानी का होना भी, बहुत ज़्यादा होना भी कई बार जहमत बन जाता है, और ना होना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज और जहमत होता ही है। शबनम, थैंक यू वेरी मच कि आपने अनवर ज़ेब से हमें मिलवाया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम कि आप लोग इसी तरह IRC के प्लेटफॉर्म पे अच्छा और मज़ेदार काम करते रहें। आपने हमें ज़रूर बताना है जी कि आपका एक्सपीरियंस इस एपिसोड को देख के कैसा रहा। कोई सवाल हो शबनम से, अनवर ज़ेब से, ज़रूर पूछिए। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठ के इस वक्त हमें देख रहे हैं, कोई आपने इंफॉर्मेशन लेनी है जो ट्रांसजेंडर्स के साथ IRC काम कर रहा है, ख़ासतौर पे पुनेर, स्वात और पेशावर में, उसके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं अपना सवाल, अपना नाम और जगह का नाम और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ। अनवर ज़ेब और उनकी टीम बखुशी आपके सवाल का जवाब देंगे। मिलेंगे फिर, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।